सहारनपुर गांव में एक सीमा नाम की महिला अपने बेटे पवन और अपनी बहू रितु के साथ रहती थी। एक दिन, नमस्ते विमला काकी, आइए ना। हाँ बेटा, सीमा कहाँ है? काकी, माँ जी तो अभी बाहर गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अंडे लाई हूँ, उससे मैं बाद में मिल लूंगी। शुक्रिया काकी। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया कैसा, पहले सीमा ने भी मेरी बहुत मदद की है। अच्छा काकी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी किसी काम से जाना है, मैं बाद में आकर चाय पीऊंगी। पक्का ना काकी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भाई। ठीक है। विमला वहां से चली जाती है। फिर शाम को सीमा और पवन दोनों घर वापस आ जाते हैं। बहू, मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी ले आ। जी मम्मी जी। रितु सीमा के लिए गर्म पानी लाती है। लीजिए मम्मी जी। सीमा पानी पी लेती है। मैंने हाथ पैर धोने के लिए भी पानी गर्म किया है। ठीक है, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। ठीक है। उसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। मैंने आज अंडे की भुजिया बनाई है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की अंडे की भुजिया खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बहू, आज कितने दिनों बाद हमें ये खाने को मिल रही है। हाँ, वो तो शुक्र है विमला काकी का, वो आज घर पर आई थी और मुझे कुछ अंडे देकर गई थी, इसलिए मैंने सबके लिए अंडे की भुजिया बनाई है। विमला हमारे लिए कितना करती है, अगर वो नहीं होती तो हमेशा इस तरह हमारी मुसीबत में मदद कौन करता। सच में माँ, यहाँ तो अपने सगे परिवार वाले या रिश्तेदार ही सबसे पहले बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, और विमला काकी तो फिर भी हमारी पड़ोसी है, वो हमारे लिए कितना करती है। हाँ बेटा, किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत पड़ने पर तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दरअसल ये लोग बहुत गरीब थे और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। इनके मुसीबत के समय में किसी भी परिवार वालों ने इनका साथ नहीं दिया था, और साथ देना तो दूर की बात, कोई इनसे इनका हाल चाल तक नहीं पूछता था। यहाँ तक कि सभी ने इनको अपने घर पर आने तक के लिए मना कर दिया था। कोई भी रिश्तेदार इन्हें ना तो अपनी शादियों में बुलाता और ना ही किसी और फंक्शन में, लेकिन ये जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। पवन मेहनत मजदूरी करके अपना काम करता है। इस तरह दिन गुजरते हैं। इस महीने भी मेरी पगार बहुत ही कम मिली है। माफ करना भाग्यवान, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा। इस बार भी हमें इतने कम पैसों में ही पूरा महीना निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद रितु बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती है। बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से चूल्हे में आग जलाने में काफी परेशानी हो रही थी। बहू को खाना बनाने में भी कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ माँ, मैं उसके लिए गैस का चूल्हा भी नहीं ला सकता, इतनी सर्दी है और उसे बाहर ठंड में खाना बनाना पड़ता है। रितु जैसे तैसे करके रोटियां सेक कर अंदर आ जाती है। फिर वो सभी को आम के अचार के साथ खाना परोसती है। माफ करना, लेकिन सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बहू, अभी पवन की पगार आई है, तू आज उनसे सब्जी ले आई हो। नहीं मम्मी जी, उस पगार से मुझे राशन वाले के उधार पैसे चुकाने हैं, ताकि मैं इस महीने के लिए और राशन खरीद सकूं। हम बिना सब्जी के तो काम चला सकते हैं, लेकिन बिना रोटी के काम नहीं चल पाएगा। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, तू बहुत समझदार है और तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तुझसे ज्यादा अच्छे से ये घर और कोई नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। शुक्रिया मम्मी जी, अब आप खाना खा लीजिए। तुम्हारे हाथ की सादी रोटी में भी बहुत स्वाद है। फिर जब वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी वहां पर विमला आ जाती है। आइए ना काकी, आप बैठिए। हाँ बेटा। और बताओ विमला, कैसी हो? घर पर सब खैरियत है ना? हाँ बहन, सब अच्छा है, बल्कि रवि का बिजनेस और अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं तुम सबके लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ कढ़ी चावल लाई हूँ। अरे विमला, इतना सब करने की क्या जरूरत थी भला? तुम हमारे लिए जरूरत से ज्यादा ही कर देती हो। नहीं सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। काकी, क्या मैं आपके लिए भी खाना लगा दूं?
लेकिन माफ करना, खाने में हमारे पास सिर्फ रोटियां हैं, उसके साथ सब्जी नहीं है। उनकी ऐसी हालत देखकर विमला काफी भावुक हो गई थी। फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके विमला कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खाना डाल, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, मैं उसके साथ खा लूंगी। रितु विमला के लिए भी खाना डालती है। तब विमला खाना खाती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच, तुम सबका दिल तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। मेरे पास तो जब चीज एक्स्ट्रा होती है तब मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, लेकिन तुम थोड़ी चीज में भी दूसरों को सिर्फ देना ही जानते हो। ऐसा नहीं है काकी, जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता तब भी आप हमारे लिए बहुत कुछ करती है। हाँ विमला, रितु बहू बिल्कुल सही कह रही है। फिर थोड़ी देर तक यूं ही बात करने के बाद विमला वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा सचमुच उन्हें देखकर मुझे हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। हमारी भी कभी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी और उस समय सीमा हमारी बहुत मदद करती थी, बल्कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था, तब भी वो हमारे बारे में सोचती थी और हमारी खाने में मदद करती थी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे आज भी याद है कैसे सीमा काकी हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना कर लाती थी। हाँ बेटा, लेकिन आज उनके पास खाने के लिए ढंग से रोटी सब्जी तक नहीं है। मैं उनकी मदद तब करती हूँ जब आज हमारी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ज्यादा करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर कुछ दिन बाद रवि खुश होते हुए घर वापस आता है। क्या बात है बेटा, तू इतना खुश क्यों है? माँ, तुम सीमा काकी की मदद करना चाहती थी ना? हाँ बेटा, वो तो मैं अभी भी चाहती हूँ। तो माँ देखो, मेरा अंडे और चिकन का बिजनेस है ही। हाँ तो क्यों ना हम रितु भाभी का अंडे बिरयानी का ठेला लगवा दें? लेकिन बेटा। माँ, तुम शायद कुछ भूल रही हो। रवि अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए कहता है, हमने उस दिन रितु भाभी के हाथ की बनी अंडा बिरयानी खाई थी तो सभी उंगलियां चाटते रह गए थे। और तुम तो मेरे दोस्तों को जानती हो, उसने ऐसे ही ठेला लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली थी। आजकल लोगों को स्वादिष्ट खाना चाहिए, इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा भरोसा रखो, ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है बेटा, वैसे भी तू अब एक बिजनेसमैन है तो तेरी बात में ज्यादा दम होगा। मैं आज ही जाकर सीमा से बात करती हूँ। फिर विमला सीमा के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। हाँ विमला, लेकिन मैं रितु पर काम का प्रेशर नहीं डालना चाहती। वो बेचारी वैसे ही घर को संभालती है और मैं उसके कंधों पर और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। तभी वहां पर रितु आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। मम्मी जी, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही है? ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बहू, अगर तू ये काम करना चाहती है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी जी? यही कि मैं भी तेरी इसमें मदद करूँगी, हम दोनों साथ में ये काम करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, अब दोनों सास बहू मान गई, फिर हम कल से ही ये काम शुरू करते हैं। मैं आज ही रवि से सारा सामान मंगवा लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह विमला सीमा के घर जाती है और उसे जरूरत का सारा सामान दे देती है। फिर उस दिन पहले रितु घर पर अंडा बिरयानी बनाती है और उसके बाद सभी को टेस्ट करवाती है। तो बताइए, आप सबको कैसी लगी? बेटा, बस मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे हाथ की अंडा बिरयानी खाकर तो मजा ही आ जाता है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बहू, सच में मेरी अंडा बिरयानी तो इस अंडा बिरयानी के आगे फेल है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने ये आपसे ही बनानी सीखी है, तो इस रेसिपी की असली मास्टर तो आप ही हुई ना? हाँ बेटा, लेकिन तेरे हाथों में जादू है, तूने इस रेसिपी को और भी ज्यादा अच्छा बना दिया। तो ठीक है, तुम्हें ज्यादा दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों कल से ही ये काम शुरू कर सकती हो। जी काकी। हाँ। फिर उसके अगले दिन से रितु और सीमा दोनों अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। अंडा बिरयानी लो, अंडा बिरयानी, गरम गरम ताज़ा ताज़ा स्वादिष्ट अंडा बिरयानी। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाते ही रह जाएंगे। मेरी गारंटी है, अगर यहाँ की अंडा बिरयानी खाई तो दूसरी अंडा बिरयानी देखेंगे भी नहीं। रितु की ऐसी बातें सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और उससे अंडा बिरयानी लेते हैं।
क्या वाकई आपकी यहाँ की अंडा बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है? अगर मुझे स्वादिष्ट नहीं लगी तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नई हो। जी जी बिल्कुल, बेशक। रितु का इतना कॉन्फिडेंस देखकर और भी ग्राहक उससे बिरयानी ले लेते हैं। जब सभी ग्राहक बिरयानी खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा तो घाटा हो गया। जी कैसे? क्या आपको ये सच में स्वादिष्ट नहीं लगी? बल्कि मुझे इस बिरयानी के पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि मुझे स्वादिष्ट लगी, इसीलिए मेरा घाटा हो गया। उस ग्राहक की बात सुनकर रितु, सीमा समेत वहाँ के सभी ग्राहक हंसने लगते हैं। भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। इस तरह वो सभी ग्राहक उनकी बिरयानी खाकर और उन्हें पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। पहले ही दिन वो दोनों अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर 1 महीने बाद विमला उनके घर आती है। काम कैसा चल रहा है? इतना अच्छा चल रहा है कि अब हम एक वक्त की सब्जी आराम से खरीद सकते हैं। साथ ही कभी कभी तो अंडा बिरयानी भी खा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। तुम दोनों कभी भी अपने सामान की चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा सामान दूंगी। नहीं विमला बहन, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा घाटा होगा। अगले महीने से हम तुम्हें सामान के पैसे देना शुरू कर देंगे। नहीं सीमा बहन, तुमने इतने बुरे समय में हमारी मदद की। अपने हिस्से का खाना तुम हमें दिया करती थी, तो क्या उस समय तुम्हारा भी घाटा होता था? नहीं ना। रवि अभी तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, उसका खुद का बिजनेस है। अगर वो थोड़ा सा सामान तुम्हें भी दे देगा तो इसमें उसका कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए तुम इन सब बातों की चिंता मत करो और सिर्फ अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और आज शाम तुम हमें अच्छे से अंडा बिरयानी खिला देना। जरूर काकी। इस तरह उन सास बहू का अच्छा सा अंडा बिरयानी का बिजनेस खुल जाता है, जिसके बाद उन तीनों की जिंदगी थोड़ी सुखमय हो जाती है। पूरे इलाके में वंदना की ही इकलौती दुकान थी जहाँ पर भिंडी के पकौड़े मिलते थे। दोपहर को वंदना वहाँ पर भिंडी के पकौड़े बनाना शुरू करती थी और देखते ही देखते लोगों की लाइन लग जाती। जैसे ही कढ़ाई से पकौड़े बाहर आते, सबके सब बिक जाते। कुरकुरे भिंडी के पकौड़े की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती। आज वंदना की दुकान काफी बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही फेमस भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ तक का वंदना का सफर बहुत मुश्किलों भरा था। कई साल पहले वंदना के पति का देहांत हो गया और उसके ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। गांव से आई हुई अनपढ़ वंदना कोई काम करने में भी असमर्थ थी। तब उसने लोगों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया, लेकिन तब भी वो पर्याप्त आमदनी नहीं पूरा कर पाती थी। उसके दोनों बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। माँ, कल सब बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर ले आएंगे। माँ, मैं क्या लेकर जाऊँ? कल हमारी क्लास टीचर का जन्मदिन है और सब बच्चे उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, तो दे दो सरप्राइज। कितने का आएगा? अरे माँ, सरप्राइज दुकान पर नहीं मिलता है, वो तो तैयार किया जाता है। हम सब बच्चे सोच रहे हैं कि अपने घर से खाने पीने की चीजें बनाकर लेकर जाएं मैडम को देने के लिए। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें खाने के लिए देंगे, यही होता है सरप्राइज। तू बता, तू क्या लेकर जाना चाहती है? अब तो मुझे रात को बता रही है। बता क्या लेकर आऊं? घर में तो बस भिंडी पड़ी है। नहीं नहीं माँ, भिंडी की सब्जी लेकर जाऊंगी भला। सारे क्लास के बच्चे मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। अभी तो तुमने कहा दीदी कि कुछ भी बनाकर लेकर जाना है, तो भिंडी की सब्जी क्यों नहीं? नहीं नहीं, सब बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना कर ला रहे हैं। कोई पनीर की सब्जी ला रहा है तो कोई कुछ और, कोई खीर पूरी ला रहा है तो कोई पकोड़े ला रहा है, और मैं भिंडी की सब्जी। और ये कहकर पलक और जोर जोर से रोने लगती है। वंदना उसे चुप कराती है। अच्छा बाबा, तू रोना तो बंद कर, सुबह तो होने दे और मैं देख लूंगी, कुछ अच्छा सा ही बनाकर दे दूंगी तुझे। वंदना सुबह जल्दी उठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। घर में कोई और सब्जी भी नहीं थी। उसने भिंडी को धो पोंछ कर साफ किया। अब क्या दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, भिंडी के पकौड़े बना देती हूँ। और तभी वंदना अपने सिलबट्टे को बाहर निकालती है और उस पर लहसुन की तीखी चटनी बनाती है और साथ में मसाला पीसती है, जो वो भिंडी के अंदर भर देती है। घर में थोड़ा सा चावल का आटा और बेसन रखा था, वो उसे भी मिक्स करके भिंडी के पकौड़े बना देती है।
सारे घर में भिंडी के पकौड़े की खुशबू हो गई थी। पलक की आंखें खुल जाती है। माँ, तूने क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तूने ही तो कहा था कि तू अपनी मैडम को क्या देना चाहती है? हाँ हाँ, सरप्राइज। उसके लिए मैंने पकोड़े बनाए हैं। ये सुनकर पलक खुश हो जाती है। खुशबू तो लग रहा है बहुत अच्छे बने हैं। माँ, तूने किस चीज के पकोड़े बनाए हैं? मैंने कहा था ना, घर में तो भिंडी रखी है तो भिंडी के पकोड़े बनाए हैं। हाँ, भिंडी के पकोड़े? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पर कोई बात नहीं माँ, तूने बहुत मेहनत से बनाए हैं और खुशबू भी तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं ले जाती हूँ स्कूल में। सारे बच्चे घर से कुछ न कुछ बनाकर लेकर आए थे। जैसे ही टीचर क्लास में आती है, सब बच्चे उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम लोगों ने तो सचमुच मुझे सरप्राइज कर दिया। एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, जब उसके बच्चे उसे इतना प्यार करें। टीचर, हम सब बच्चे आपके लिए खाना लेकर आए हैं। फिर सभी बच्चे क्लास की डेस्क को मिला देते हैं और अपने अपने टिफिन खोल देते हैं। इतना सारा खाना टीचर देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो 2-3 टीचर और प्रिंसिपल को भी वहां पर बुलाकर ले आती हैं। बहुत बढ़िया, हमारे स्कूल में पहली बार इस तरह किसी टीचर को सरप्राइज मिल रहा है। सभी बच्चे अपना अपना खाना खिलाने के लिए आतुर हो रहे थे। टीचर भी सबके टिफिन से थोड़ा थोड़ा खा रही थीं और सबकी तारीफ कर रही थीं। तभी पलक की बारी आती है। सब बच्चे कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आए हैं और मैं भिंडी के पकोड़े। मैडम मेरे पास आने ही वाली हैं, पता नहीं उन्हें ये कैसे लगेंगे। तभी टीचर पलक के पास आती हैं। उसके टिफिन में भिंडी के कुरकुरे पकोड़े रखे हुए थे। टीचर ने एक पकौड़ा उठाकर जैसे उसे लहसुन की चटनी के साथ लगाकर खाया, पकौड़े का चटपटा स्वाद उन्हें खूब भाया। आह, वाह! पलक, ये पकौड़े तो बिल्कुल अलग स्वाद के हैं। किस चीज के पकौड़े हैं ये? टीचर, ये मेरी माँ ने आपके लिए भिंडी के पकौड़े बनाए हैं। क्या कहा? भिंडी के पकौड़े हैं? ओह माय गॉड, ये तो मगर बहुत स्वादिष्ट है। मैडम इधर आकर देखिए तो, पलक कितने स्वादिष्ट पकौड़े लेकर आई है। टीचर, प्रिंसिपल और सब टीचर्स को वहां बुलाती है। सब लोग पकौड़े खाकर बहुत तारीफ करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि भिंडी के भी भला पकौड़े इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। और ये सुनकर पलक बहुत खुश होती है। घर आकर वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। देखो कितना खुश हो रही है, और सुबह रोने जैसी शक्ल बना रखी थी। माँ, मेरी क्लास में मेरे दोस्तों को भी भिंडी के पकौड़े बहुत अच्छे लगे। ये सुनकर वंदना खुश हो जाती है कि चलो बच्चे खुश हो गए हैं। फिर कुछ समय निकलता है और एक दिन वंदना बहुत बीमार हो जाती है। थोड़ा बहुत पैसा जो उसने जोड़ा था वो सब उसकी बीमारी पर लग जाता है और नौकरी अलग से छूट जाती है। 1 महीना सरकारी अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर आती है तो घर की हालत देखकर रो पड़ती है। जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आ गई हूँ। घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए। माँ, तू ठीक हो गई है ना? यही बहुत है हमारे लिए। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तू बीमार थी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा। मैं स्कूल से आकर कोई ना कोई काम कर लूंगा। नहीं नहीं बच्चों, अगर आज तुम अपने रास्ते से भटक गए तो हमेशा भटके ही रहोगे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ न कुछ सोचती। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वंदना को अस्पताल के बाहर का दृश्य याद आता है, जिसमें बाहर छोटे छोटे खाने के सामान बेचने वालों ने दुकान लगा रखी थी और सब लोग उनसे सामान भी ले रहे थे। तभी वंदना ने सोच लिया कि वो भी वहीं पर भिंडी के पकोड़े बेचेगी जो पलक की टीचर को खूब पसंद आए थे। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वंदना उनसे इस बारे में बात करती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी पलक और बंटी अपनी गुल्लक उठा लाते हैं। माँ, ये तो नहीं पता इस गुल्लक में कितने पैसे हैं, लेकिन देखो अगर आपका काम हो जाता है तो। फिर तीनों मिलकर भगवान का नाम लेकर वो गुल्लक तोड़ देते हैं। काफी सारे सिक्के और कुछ नोटों को जब वो लोग गिनते हैं तो वो कुल 630 रुपए थे। माँ, ये तो बहुत थोड़े से पैसे हैं, क्या इनमें काम हो जाएगा? हाँ मेरे बच्चों, इसमें काम हो जाएगा। हम कुछ सामान अपने घर का भी तो लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास चूल्हा बर्तन तो है ना। वंदना दोनों बच्चों के साथ बाजार जाती है। वहां से बेसन और चावल का आटा, तेल, भिंडी और मसाले लेकर घर आती है
और अगले दिन जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ सारा सामान लेकर जहाँ लोग खाने पीने का सामान बेच रहे थे वहाँ जाकर बनाना शुरू कर देती है। पकौड़े ले लो, भिंडी के पकौड़े, अच्छे अच्छे कुरकुरे और चटपटे भिंडी के पकौड़े 20-20 रुपए में। वहीं पर ही चाट बनाने वाला वंदना के बच्चों को भिंडी के पकौड़े चिल्लाते हुए देखकर, अरे देखो देखो, इस औरत ने पकौड़ों की दुकान लगाई है और वो भी भिंडी के पकौड़े। अरे भैया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा सामान तो ऐसे ही बिकता रहेगा, भिंडी के पकौड़े कोई नहीं खरीदेगा। ये सुनकर बंटी को गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो अंकल? हमने अभी अभी दुकान खोली है और आप कितना बुरा बुरा बोल रहे हो। हाँ, बेचो बेचो, भिंडी के पकौड़े बेचो। सुनो, तुम दोनों कुछ मत कहो, बस चुपचाप अपना काम करो। वो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई ग्राहक उनकी दुकान पर भी आए। तभी चाट वाले के पास 2 औरतें चाट खाने आती हैं, लेकिन चाट का स्वाद उन्हें बहुत ही गंदा लगता है। अरे जाओ जाओ, स्वाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आ गई है बुराई करने के लिए। जाओ खा लो, वो भिंडी के पकौड़े बना तो रही है। हाँ हाँ, खा लेंगे, तुम्हारी चाट खाकर तो हमारे पैसे ही बर्बाद हुए हैं। मैडम इधर आइए और एक बार मेरी माँ के हाथों के भिंडी के पकौड़े खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा। फिर दोनों औरत आपस में बात करती हैं और पलक से पकौड़े डालने के लिए कहती हैं। वंदना तुरंत ही गरम गरम भिंडी के पकौड़े तलकर खाने के लिए देती है। बड़े ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। अरे सारे मुंह का स्वाद ही बदल गया एकदम से, वरना उस चाट वाले ने तो मुंह कड़वा कर दिया था। ये सुनकर वंदना और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पलक एक बड़ा सा रजिस्टर का पेज लेकर आती है। तभी उन औरतों से कहती है कि आप यहाँ भिंडी के पकौड़े के लिए एक लाइन लिख दो। और वो दोनों औरत लिखती हैं, ऐसे पकौड़े आज तक नहीं खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आना मेरी माँ के हाथों के भिंडी के पकौड़े खाने के लिए। फिर वंदना पलक से पूछती है कि उसने क्या लिखा और पलक उसे बता देती है। वंदना ने वहीं पर ही उस रजिस्टर को रख दिया। जो कोई भी भिंडी के पकौड़े खाने आता, पलक उनसे एक लाइन लिखने के लिए कह दी और धीरे धीरे वहां पर एक पेज भर जाता है। ये देखकर पलक बहुत खुश हो जाती है और पेज पर पॉलिथीन लगा देती है। जो कोई भी वहां पर पकौड़े खाने के लिए आता उसे पढ़ता और पकौड़े की बहुत तारीफ करता। और इस तरह वंदना के बने हुए भिंडी के पकौड़े जल्द ही लोगों को पसंद आने लगे। लहसुन की चटनी के साथ उनका स्वाद 2 गुना हो जाता है। आसपास के खाना बेचने वाले लोग भी हैरान थे कि लोगों को भिंडी के पकौड़े पसंद आ रहे हैं। कई लोग वंदना की तरह पकौड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्वाद वंदना के भिंडी के पकौड़े में था वो कोई और बना ही नहीं पाता। और इस तरह पूरे इलाके में वंदना की इकलौती दुकान थी जहां भिंडी के पकौड़े मिलते थे। और फिर आज वो समय था जब वंदना ने अपनी एक दुकान ले ली थी जिसमें वो भिंडी के पकौड़े बनाती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे और वंदना आज उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। ये कहानी है गरीब माला और उसकी दादी शांता की। माला 10 साल की थी और अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। तब से माला का ख्याल उसकी दादी ही रखती आई थी। हालांकि शांता के लिए खुद का और माला का पेट पालना बहुत मुश्किल था। बढ़ती उम्र की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती थी। फिर भी उससे जो पन पड़ता था वो करती थी। वो पापड़ बनाकर उन्हें बेचती थी। माला को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे दादी, ये क्या कर रही हो आप? लाओ मैं करती हूँ, आपको तो बुखार था ना। अरे तो क्या हो गया बिटिया, काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ दादी, तो मैं हूं ना, मैं बना लूंगी सारे पापड़ और उन्हें बाहर जाकर बेचूंगी भी। अब से आप कोई काम नहीं करोगी। अच्छा अच्छा, कर लेना सारा काम, पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा। हो तो गई हूँ मैं बड़ी, आप देखना मैं कितने अच्छे पापड़ बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैंने सब सीख लिया है। माला शांता की जगह खुद पापड़ बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजार में बेचने भी जाती है। बड़ी मुश्किल से दोनों का खाने पीने का जुगाड़ हो पाता था। गर्मियां तो जैसे तैसे कट जाती थी, लेकिन सर्दी की दस्तक के साथ ही दोनों की मुश्किल बढ़ जाती थी। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी खरीद सकें।
रात के वक्त ओढ़ने के लिए सिर्फ एक कंबल था, वो भी पुराना होने की वजह से काफी नहीं था। शांता की तबीयत पहले से ही काफी खराब थी, ऊपर से सर्दी का मौसम भी आ चुका था। ऐसे में माला को अपनी दादी की फिक्र होने लगी। वो पूरा दिन मेहनत से पापड़ बनाती, लेकिन उसके पापड़ों की बिक्री उतनी नहीं हो पाती थी जिससे कि वो ठंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। फिर एक दिन बाजार में, बाबूजी पापड़ ले लो, देखो कितने करारे हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने, खरीद लो ना, कम से कम एक पैकेट तो खरीद लो। ये पापड़ नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। माला बाजार में हर किसी से उसके पापड़ खरीदने को कहती रही, लेकिन उस दिन उसका एक भी पापड़ नहीं बिका। ठंड में उसका बुरा हाल था, ऊपर से पापड़ नहीं बिकने से वो बहुत उदास थी। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, कैसे दिए पापड़? जी 10 का पैकेट है। अच्छा, तो ऐसा करो 2 पैकेट दे दो। उस महिला का नाम शशि था, जो बड़ी देर से माला को देख रही थी। उसे माला पर तरस आ रहा था। उसने माला से पापड़ के पैकेट खरीदे और फिर उससे बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और ये बताओ, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? तुमने कितने पतले कपड़े पहन रखे हैं? जी मेरा नाम माला है और मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में है, मेरे पास एक पुरानी शॉल है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। शशि की बात सुनकर माला खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चल देती है। शशि का आलीशान घर देखकर माला को बहुत अच्छा लगता है। वो शशि से कहती है, वाह मैडम जी, आपका घर तो कितना अच्छा है, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बेटा, वो दरअसल यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है जिससे कमरा गर्म रहता है। ये लो, ये है वो शॉल, तुम इसे रख लो। वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, लेकिन अभी अंदर दबे हुए हैं, फिलहाल तुम ये शॉल रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। माला अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो उस शॉल को अपनी दादी शांता को देती है और कहती है, दादी ये लो, शॉल ओढ़ लो, आपको ठंड नहीं लगेगी इसे ओढ़कर। अरे लेकिन बिटिया, ये तुझे कहाँ से मिली? दादी, आज जब मैं बाजार में पापड़ बेच रही थी तो एक बहुत अच्छी मैडम जी मुझे मिली। उनका घर बाजार के पास ही था, उन्होंने ही मुझे ये शॉल दिया। आपको पता है, उनका घर बहुत ही अच्छा था, वहां तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, हीटर लगा हुआ था वहां। दादी, कितना अच्छा होता ना अगर हम भी ऐसे घर में रह सकते। बिटिया, हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहाँ, तू तो जानती ही है अपना हाल। अच्छा ये बता, आज कितने पापड़ बिके? दादी बस 2 पैकेट, जो उन मैडम जी ने मुझसे खरीदे। दादी, अब अपने पापड़ कोई नहीं खरीदता। ओहो, तू चिंता मत कर बिटिया, कल मैं जाऊंगी बाजार, फिर देखना सारे पापड़ बेचकर ही लौटूंगी। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगी, बाहर बहुत ठंड है, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। लेकिन बिटिया, मैं कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? खाने को कुछ नहीं है बिटिया, मान जा मेरी बात, जाने दे मुझे। माला शांता की एक नहीं सुनती और अगले दिन भी खुद पापड़ बेचने चली जाती है। शशि का दिया शॉल भी उसने अपनी दादी के पास छोड़ दिया था और खुद ठंड में ठिठुरती हुई पापड़ बेचने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब भी कोई उससे पापड़ नहीं खरीद रहा था। इत्तेफाक से शशि उस दिन भी बाजार से गुजरी और उसने जैसे ही माला को फिर उन्हीं पुराने और फटे हुए कपड़ों में देखा तो उसके पास जाकर गुस्से से बोली, माला ये क्या? मैंने तुम्हें जो शॉल कल दी थी वो कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मोटे कपड़े नहीं हैं, और जब मैंने तुम्हें शॉल दिया तो तुमने उसे ओढ़ा क्यों नहीं? मैडम जी माफ करिए, लेकिन उस शॉल की मुझसे ज्यादा मेरी दादी को जरूरत थी। ठंड से उनका बुरा हाल है, कल तो उन्हें तेज बुखार भी था, इसीलिए मैंने वो शॉल उन्हें दे दिया। अरे, तो तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, मेरे पास ये कुछ गर्म कपड़े हैं जिन्हें मैं पास ही के वृद्धाश्रम में देने जा रही थी। तुम्हारी दादी को अगर इनकी जरूरत है तो उन्हें ही दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो, तुम इसमें से कुछ पहन लो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माला शशि के दिए कपड़ों में से एक मोटा स्वेटर पहन लेती है
और फिर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। माला के घर का हाल देखकर शशि को बहुत बुरा लगता है। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें कई जगह से ठंडी हवा जा रही थी। दोनों अंदर जाते हैं। शांता शॉल को ओढ़े बिस्तर पर लेटी थी। माला उसके पास जाकर उससे कहती है, दादी देखो मेरे साथ कौन आया है। ये वही मैडम जी हैं जिन्होंने कल मुझसे पापड़ खरीदे थे, और ये शॉल भी इन्होंने ही मुझे दिया था। और देखो इनके पास हमारे लिए और भी गर्म कपड़े हैं दादी। माला की बात का शांता कोई जवाब नहीं देती। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। माला ये देखकर घबरा जाती है। फिर शशि शांता को छूकर देखती है। वो समझ जाती है कि शांता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका बूढ़ा शरीर ठंड की मार नहीं झेल पाया। वो माला को इस बारे में बताती है तो माला फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दादी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ बाबा पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, और अब दादी। नहीं दादी उठो ना। तुमने तो कहा था कि पापड़ बेचने जाओगी। मैं नहीं रोकूंगी आपको। बस एक बार तो उठ जाओ दादी। माला की कोशिशें बेकार थी। शांता जा चुकी थी। माला का रो रो कर बुरा हाल था। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। शशि को उस पर बहुत दया आई। उसने माला के सिर पर हाथ रखा और उसे बोली, माला ऐसे रोते नहीं बेटा। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, तो तुम्हें ऐसे रोता देखकर उन्हें कैसा लगेगा। और तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम अकेली हो गई हो। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। शशि खुद एक विधवा थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो एक सरकारी टीचर थी, साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी थी। माला की मेहनत और लगन से वो पहले से ही प्रभावित थी, और अब शांता के चले जाने से जब माला बिल्कुल अकेली पड़ गई तो शशि ने उसका सहारा बनने का फैसला किया। वो माला को अपने साथ अपने घर लेकर गई और उससे बोली, माला आज से तुम यहीं रहोगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। शशि की बात सुनकर माला चौंक जाती है। वो एकटक शशि को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। एक तरफ दादी के जाने का गम था, तो दूसरी तरफ मां समान शशि का साथ भी उसे मिल गया था। शशि ने माला को गले से लगा लिया और यहां से सब कुछ बदल गया। अब माला को किसी बात की कमी नहीं थी। शशि ने माला को पढ़ाया, लिखाया और अपनी तरह काबिल बनाया। इस सब के बावजूद माला कभी उन रातों को नहीं भुला पाई जो उसने अपनी दादी के साथ ठिठुरते हुए बिताई थी। वो भी शशि के साथ उसकी समाजसेवी संस्था से जुड़ गई और हर उस कोशिश में जुट गई जिससे किसी और शांता को ठंड के चलते अपनी जान न गंवानी पड़े। कोमल और प्रियंका दोनों बहनें अपने माता पिता के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेली थीं। उनकी माता का निधन जब वह काफ़ी छोटी थीं तभी हो गया था, और अब उनके बाबा भी बीमारी के चलते गुजर गए। दोनों अनाथ बहनें कुछ दिन तक घर में रखे हुए राशन पर ही गुजारा करती रहीं। प्रियंका 18 साल की और कोमल 16 साल की थी। प्रियंका को अपनी और अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। कोमल, बाबा हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? ओह, मैं तो यही सोच सोच के रोने लगती हूँ। दीदी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, हमें काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं कल ही सुरेंद्र चाचा के पास जाकर बोलती हूँ कि हमें वह कहीं काम दिला दें। सुरेंद्र उनके पड़ोस में ही रहता था और प्रियंका के पिताजी का अच्छा दोस्त भी था। प्रियंका के पिताजी के चले जाने के बाद कुछ दिन सुरेंद्र का परिवार ही उन दोनों का ख्याल रखता था, पर सुरेंद्र की पत्नी अच्छे स्वभाव की औरत नहीं थी। वह सुरेंद्र को और मदद करने से मना कर देती हैं। एक दिन प्रियंका कोमल के साथ सुरेंद्र के घर जाती है। चाचा, पिताजी के चले जाने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम काम क्या करें, और काम नहीं करेंगे तो हम लोग
खाएंगे क्या? हम तो पिताजी की तरह मजदूरी भी नहीं कर सकते चाचा। मेरा जानकार है, वो गोलगप्पे बनाकर बेचता है। उन्हें गोलगप्पे बनाने के लिए किसी की जरूरत है, पर तुम लोगों को तो गोलगप्पे बनाने भी नहीं आते होंगे ना? मैं देखता हूं, मैं उससे कहूंगा कि पहले वो तुम्हें बनाना सिखा दे। बेटा, 1-2 दिन इंतजार करो, कुछ भी होता है तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा। सुरेंद्र फिर अपने जानकार के पास जाता है और प्रियंका और कोमल के लिए बात करता है। अरे अरे सुरेंद्र भैया, मुझे तो किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो परफेक्ट तरीके से गोलगप्पे बना सके। ऐसा है ना कि पूरा दिन गोलगप्पे बनाने के बाद रात को मार्केट में जाने की हिम्मत नहीं रहती। फिर भी चलो, अगर तुम कह रहे हो कि लड़कियां मेहनती हैं तो एक बार भेज देना। अगर वो जल्दी गोलगप्पे बनाना सीख जाएं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। सुरेंद्र वहां से सीधा प्रियंका और कोमल के पास आता है और अगले दिन तैयार रहने को बोलता है। अगले दिन प्रियंका और कोमल अपने चाचा सुरेंद्र के साथ उनके जानकार के पास जाते हैं, जिनका नाम मोहन है। देखो सुरेंद्र भैया, मैं इनको काम तो सिखा दूंगा, पर मैं पैसे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, एक टाइम का खाना मैं दे दूंगा। सुरेंद्र प्रियंका और कोमल की तरफ देखता है। कोई बात नहीं चाचा, आप हमें काम सिखा दो, मैं बहुत जल्दी काम सीख जाती हूँ और आपको कोई शिकायत भी नहीं होने दूंगी चाचा। फिर वह दोनों बहनें वहां से सुरेंद्र के साथ घर चली आती हैं और रास्ते में, अरे प्रियंका, बेटा मैं तेरे लिए कहीं और बात कर लेता हूं। तूने उसको हाँ क्यों बोला? भला ये क्या बात हुई कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकता? अरे जब मैं तुम दोनों को वहां काम के लिए लगवा रहा हूं तो पैसों के लिए ही तो तुम जाओगी ना। भला कौन किसी को फ्री में काम करके देगा? आजकल के लोग भी बड़े मौका परस्त होते हैं, किसी की मेहनत नहीं देखते। आप परेशान मत हो ज्यादा और गुस्सा भी मत करो चाचा, मैं जल्दी ही गोलगप्पे बनाना सीख लूंगी और फिर देख लेना, वह काम के बाद हमें पैसे दे ही देंगे। हाँ हाँ दीदी, पानी पूरी बनाना कौन सा मुश्किल होगा, हम रोटियां भी तो बनाती हैं ना। बस ये सोच लो कि छोटी छोटी रोटियां बनानी पड़ेंगी। नहीं नहीं कोमल, ऐसा नहीं होता। रोटियों में और गोलगप्पों में बहुत फर्क होता है। गोलगप्पे बनाना एक कला है। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर दूसरा आदमी गोलगप्पे ना बना रहा होता। मुझे पता है तुम दोनों बहुत समझदार हो, और घबराना मत। कोई भी बात हुई तो मुझे बताना। कोई अकेला मोहन ही नहीं है जो तुम्हें काम देगा। फिर सुरेंद्र अपने घर चला जाता है और प्रियंका कोमल अपने घर आ जाती हैं। दीदी, मुझे अभी एक आइडिया आया है, अगर तुम गुस्सा न करो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ कोमल, जल्दी बताओ। दीदी, हम दोनों बहुत से अच्छे गोलगप्पे बनाना सीखेंगे और उसका पानी भी, और कुछ टाइम बाद हम अपने गोलगप्पे की रेडी खुद लगाएंगे और जो भी पैसे हम कमाएंगे ना, वो पैसे तो हमारे ही होंगे। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन बहुत समझदार है। सच कहूँ तो मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था, पर मुझसे वादा करो कोमल, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तो मोहन चाचा हमें गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे ही नहीं। और अगर सुरेंद्र चाचा की पत्नी को पता चल गया तो वह मोहन चाचा को बता देगी। इसलिए मुझसे वादा करो कि यह बात सिर्फ हम दोनों बहनों के ही बीच में रहेगी। अरे हाँ हाँ दीदी, पक्का वादा। अगले दिन दोनों बहनें मोहन के यहाँ पहुँच जाती हैं। मोहन सबसे पहले उन्हें गोलगप्पे का आटा लगाना सिखाता है। ये देखो, इस तरह हम लोग सूजी के गोलगप्पे बनाते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाते वक्त
हमेशा ध्यान रखना कि तुमने इसमें तेल की इतनी मात्रा डालनी है कि सूजी अच्छे से भीग जाए। इतना तेल, तभी सूजी के गोलगप्पे महंगे होते हैं, है ना चाचा जी? अब देखो, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। जितना काम सिखा रहा हूं उतना ही सीखो। प्रियंका आंखों से इशारा कर कोमल को चुप होने के लिए बोलती है। फिर दोनों बहनें सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए आटा लगाना सीखती हैं और थोड़ी ही देर में मोहन उन्हें सिखाता है कि कैसे लोइयां बनाकर कैसे इनको तलना है। प्रियंका और कोमल जब अपने हाथ से बेलकर गोलगप्पे कढ़ाई में डालती हैं तो वह फूल कर ऊपर आते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे अरे दीदी, देखो ना, हमारे तो सारे गोलगप्पे फूल रहे हैं। मोहन फिर लाल लाल आंखों से दोनों को घूरता है। वह दोनों आंखें देखकर डर जाती हैं और फिर चुप्पी लगाकर गोलगप्पे तलने लगती हैं। इस तरह लगातार 1 महीने तक दोनों बहनें मोहन के पास गोलगप्पे बनाती हैं और एक टाइम का खाना खाती हैं और घर आ जाती हैं। महीना खत्म होने पर मोहन उनके हाथ पर 100-100 रुपए रखता है। अरे चाचा जी, यह तो सिर्फ 100 रुपए हैं। देखो लड़कियों, इस बारे में पहले ही बात हो गई थी कि मैं तुम लोगों को पैसे कम दूंगा। अरे पर चाचा, इतने कम दोगे? ये थोड़े ही बोला था। अरे हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठकर गोलगप्पे बनाती हैं और आप हमारे हाथ तो सिर्फ 100 ही रुपए रख रहे हैं। अरे कम से कम हम दोनों बहनों को 1-1 हजार तो दे दो। यह सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? 1000 रुपए? कभी 1000 रुपए देखे भी हैं? हाँ चाचा, सही ही बोल रहे हो। 1000 रुपए नहीं देखे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि देख नहीं सकते। ये पकड़ो अपने 100 रुपए, और पूरे दिन में कोई आपके लिए इतने गोलगप्पे बना दे तो रख लो। और वह प्रियंका के हाथ के 100 रुपए भी मोहन के हाथ पर रख देती है और गुस्से में वहां से प्रियंका का हाथ पकड़कर चली आती है। अरे पगली, यह क्या किया तूने? अरे अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और जो एक टाइम का खाना मिलता था वो भी गया। 100 रुपए? दीदी बस सिर्फ 100 रुपए दे रहा था हमें। बस बहुत हुआ। अरे हम अपने गोलगप्पे खुद बनाकर खुद बेच लेंगे। आहा, और गोलगप्पे बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? प्रियंका और कोमल जाकर सुरेंद्र को सारी बातें बता देती हैं। लालच की भी हद होती है। भला कोई 100 रुपए भी देता है? तुम ठीक कह रही हो। तुम लोगों ने गोलगप्पे बनाने तो सीख लिए। लो, मेरे से 1500 रुपए लो और जाकर अपना गोलगप्पे का काम शुरू करो। और अपनी चाची को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। यही काम करो। चलो मेरे साथ राशन की दुकान पर चलो। मैं तुम लोगों को जो सामान चाहिए वो दिलवा देता हूं। बड़ा आया मोहन। भला 100 रुपए? बच्चों की मेहनत नहीं दिखी उसे? और फिर सुरेंद्र उन्हें दुकान पर लेकर जाता है और गोलगप्पे बनाने का सारा सामान दिलवाता है। प्रियंका और कोमल घर आकर गोलगप्पे बनाती हैं और फिर प्रियंका एक बड़ा सा घड़ा लेकर उसे मांज धोकर उसके अंदर गोलगप्पे का पानी बनाती है। फिर कोमल भाग कर जाती है और चाचा को बुला लाती है। अरे इतनी जल्दी क्या मचा रखी है? जल्दी बता, क्या हुआ? क्या तुमसे काम नहीं हो पाया? अरे नहीं नहीं चाचा, नहीं, वह बात नहीं है। बात यह है कि हमने गोलगप्पे बना लिए हैं और पानी भी। आप बस एक बार खाकर ये बताओ ना कि कैसे बने हैं। फिर प्रियंका सुरेंद्र को गोलगप्पे बनाकर देती है। 4 गोलगप्पे खाने के बाद, अरे वाह वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने। उस मोहन के गोलगप्पे से भी काफी अच्छे। अब प्रियंका, थोड़ा सा नमक कम है। नमक कर दे पानी के अंदर। बाकी हर चीज बहुत बढ़िया है, कमाल। तुम लोग एक काम करो,
ये बाजार के नुक्कड़ पर जो जगह खाली है वहां जाकर गोलगप्पे बेचना। वहां हर तरफ के लोग आते हैं। फिर प्रियंका पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर और कोमल बहुत सारे गोलगप्पे और उनको रखने के लिए एक बड़ा सा स्टूल लेकर आती है और वहां नुक्कड़ पर वह गोलगप्पे लगाकर आवाज देने लगती हैं। गोलगप्पे, गोलगप्पे, खट्टे मीठे पानी के साथ बढ़िया गोलगप्पे। सूजी वाले 10 रुपए के 6, आटे वाले 10 रुपए के 8। गोलगप्पे, गोलगप्पे। नुक्कड़ पर उस कोने पर खड़े होकर जब दोनों बहनें आवाज लगाती हैं तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लड़कियों को गोलगप्पे बेचते देख कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग उनके पास आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। लोगों को उनके गोलगप्पे और पानी बहुत ही पसंद आता है और देखते ही देखते उनके पास बच्चे और औरतें काफी मात्रा में आने लगते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर बहुत मेहनत से गोलगप्पे बनाती हैं और अब वह कई तरह का पानी भी बनाने लगी हैं। कोमल, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम एक बड़ा सा ठेला खरीद लें? अरे मेरे 3 चक्कर लग जाते हैं यहां से पानी ले जाते हुए और फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं ठोकर लगी और मटका फूट गया। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों ना हम लोग कबाड़ बाजार में जाकर देखें, वहां हमें कोई ठीक ठाक हालत में ठेला मिल ही जाएगा और हम वही खरीद लेंगे। फिर दोनों बहनें दूसरे गांव में एक कबाड़ी के पास जाती हैं और वहां पर से एक ठेला पसंद कर लेती हैं और आते वक्त वह एक पेंट भी खरीद लाती हैं। फिर दोनों बहनें अपने हाथों से अपने ठेले को सुंदर सा सजाती हैं और अगले दिन वह अपने ठेले पर सारा सामान रखकर नुक्कड़ पर बेचने जाती हैं। और 1-2 साल की मेहनत के बाद दोनों बहनों का गोलगप्पों का काम अच्छा चल पड़ता है। फिर प्रियंका कोमल की छूटी हुई पढ़ाई को भी शुरू करवा देती है। इस तरह दोनों अनाथ बहनें गोलगप्पे बेचकर अपने जीवन को सफल बना लेती हैं।